पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पावर शेयरिंग फार्मूला मुस्तरद करते हुए दावा किया है कि मुझे कहा गया कि पहले 3 साल हमें और फिर 2 साल अब वजीर आजम बने, मैंने मना कर दिया, इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनूंगा। ठट्ठा में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि मैं ऐसे वजीर आजम नहीं बनना चाहता, अगर अवाम मुंतखब करेगी तो बनूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बहुत सारे सियासतदान मुझसे उम्र में तो बड़े हैं, पर वो अवाम का नहीं अपना सोचते हैं, जिसका नुकसान पूरे मुल्क और अवाम को हो रहा है, जबकि होना ये चाहिए था कि तमाम सियासी जमातें और सियासतदान अवाम के मुफाद का सोचते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हारने वाले भी एहतजाज कर रहे हैं और जीतने वाले भी एहतजाज कर रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी का वोट लेना है तो वजारतें नहीं, सिंध के अवाम को मंसूबे दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रहा था कि इस्लामाबाद की कुर्सी पर बैठना है, मेरे पास ऐसे भी फॉर्म 45 हैं जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत चुका है, लेकिन नून लीग और MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार के जीत का ऐलान किया गया। मैं इसलिए इलेक्शन लड़ रहा था, पाकिस्तान के अवाम मुश्किलात में हैं, अवाम ने साबित कर दिया चारों सूबों की जंजीर पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क में सियासी और माशी बहरान है, मुआशरे को तकसीम किया गया है, पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि मैं लगी आग को बुझाना है, पाकिस्तान को बचाने का वक्त आ गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी सेनेट इलेक्शन के बाद सदर के उम्मीदवार होंगे, आए हमारे साथ बातचीत करके शिकायत को दूर करें, वफाक और जमहूरियत को खतरा हुआ तो कारकुनों को निकलने की काल दूंगा। उन्होंने कहा कि मेरी छोड़ी हुई नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन होंगे, एक सीट छोड़ रहा हूं, मौलाना और पीर साहिब वहां मुकाबला करें, एक तरफ खुद को मौलाना कहते हैं और फिर ढिठाई से झूठ बोलते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि पीर साहिब इतने सारे मुरीदों को देखकर समझते हैं इलेक्शन जीत जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान खपे का नारा लगाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि मुल्क में आमिराना निज़ाम लाने की कोशिशों की मुज़ाहमत करेंगे, सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन लावारिस हैं, इनकी मदद करनी है। तो उस दौरान मैं अपना पंजाब का कारकुन को, पख्तूनख्वा का कारकुन को वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिलवा सका जो उनका हक है जब उनका हुकूमत बना हुआ है। जो हमसे वादे किए गए थे तरक्याती मंसूबे के बारे में, वो पूरा ना हो सके, तो इस बार अगर किसी ने हमसे वोट लेना है तो मैं इतना ही कहूंगा, मैं कोई अपने लिए वज़ारत उस्मा मांग नहीं रहा हूं, मैं अपने लोगों के लिए वज़ारतें नहीं मांग रहा हूं, मैं आपके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम मांग रहे हैं। मुझे तो कहा गया है, मुझे कहा गया है कि पहले 3 साल हमें दे दे, आखिरी 2 साल आप वजीर आजम बने। नहीं 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 नहीं, मैंने तो कहा है और मैं अब आपको बता रहा हूं, मैंने इस बात को मना किया है, मैं इस तरीके से वजीर आजम नहीं बनना चाह रहा हूं। अगर मैं वजीर आजम बनूंगा तो ठट्ठो के अवाम, पाकिस्तान के अवाम मुझे मुंतखब करके बनाएंगे। तो मैं इसलिए लड़ रहा था, कोई ऐसा जमात हो, कोई ऐसा सियासतदान हो जो अपने मसले पे नहीं बात करते मगर पाकिस्तान के अवाम का मसाइल के बारे में बात करे। मैं इसलिए इलेक्शन में लड़ रहा था और जगह जगह जाके इसी बात पे जोर देता था कि पाकिस्तान के अवाम मुश्किल में है, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, तारीखी सतह पे, और होना ये चाहिए कि पाकिस्तान के तमाम सियासतदान, तमाम सियासी जमातें अपनी जाती मुफादात के बजाय पाकिस्तान के अवाम का मुफाद के बारे में सोचे। अफसोस की बात यह है कि बाकी सियासतदान मुझसे उम्र में तो बड़े हैं मगर वो अपने लिए सोचते हैं, आपके बारे में नहीं सोचते। और ये माहौल रहा तो पाकिस्तान को मुआशी बहरान से कौन निकालेगा? मेरे ठट्ठो के अवाम को रोजगार कौन दिलवाएगा? ये मेरा ख्याल में
किस्म के सियासी जमातें हैं। एक वो जो धांधली की वजह से जीतते हैं, और आज से नहीं आप तो मेरे गवाह हो, आपको मालूम हो कुछ ऐसे शक्लें हैं पाकिस्तान की सियासत में जो धांधली के बगैर नहीं जीत सकते, वो भी आजकल एहतजाज कर रहे हैं। कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो धांधली के बजाय फिर भी नहीं जीत सकते। वो आप पहचानते हैं उनको, वो भी आजकल एहतजाज कर रहे हैं कि धांधली हुआ मगर ना काफी था, और कर देते, मेरे भी सीट दे देते। और तीसरी वो जो धांधली के बावजूद जीत जाते हैं, वो आप हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं। दिल ये नहीं, इस मुल्क के अवाम के लिए मेहनत करेंगे, और हम जो भी हुकूमत बनता है, मैं आपका नुमाइंदा बन के, आपका आवाज बन के कौमी असेंबली में बैठूंगा, और किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि आपसे नाइंसाफी करे। और साथ साथ अगर वो वजीर आजम का कोई अच्छा काम होगा तो मैं सबको कहूंगा, आपको भी कहूंगा कि ये जो काम चल रहा है इसका आवाम का फायदा है, तो इसका भी मैं तारीफ करूंगा। पाकिस्तान को अब बचाने की वक्त आ गया है। आप सबको याद है कि 1977 में क्या हुआ। पहले धांधली का शोर उठा, आपको याद है 1977 में कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इलेक्शन जीता, तो झूठा धांधली का इल्जाम लगा। 9 सितारे, याद है आपको, 9 सितारे थे उस वक्त, वो भी मुहिम बड़े चलाते थे। और उन्होंने जब वो मुहिम चलाया तो पूरा जमहूरियत का निजाम खत्म हुआ, और 10 साल से ज्यादा हमें उस आमिर जिया जैसे आमरीत को भुगतना पड़ा। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो समझते हैं कि वो जीतते तो सिर्फ आमरीत के दौर में जीतते। तो आज भी जब वो बातें करते हैं, धांधली का जिक्र करते हैं, तो उनका मुतालबा, असल मुतालबा ये है कि एक बार फिर इस मुल्क में एक आमरीत जैसा निजाम कायम किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो आपकी दुआओं की वजह से, आपकी साथ की वजह से इंशाअल्लाह ताला तमाम ऐसे साजिशों को नाकाम करवाएंगे। हम सियासी कुव्वतों को, सियासी जमातों को अपील करता हूं कि आए, आप अपने लिए नहीं सोचे, आप पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान के अवाम की सोचे। हम इस सिस्टम में, इस जमहूरी निजाम में रह के इसकी बेहतरी का बंदोबस्त कर सकते हैं। मगर अगर इस तरीका से हमने चलना है आगे, और मुआशरे में इसी किस्म की नफरत और तकसीम की सियासत फैलता रहेगा, अगर कोई कोशिश करेगा कि आपको मजहब पे तकसीम किया जाए, तो कोई और कोशिश करेगा कि आपको लिसानी बुनियादों पे तकसीम किया जाए, कोई और कोशिश करेगा कि फिरका वाराना बुनियादों पे आपको तकसीम किया जाए। तो इस तरीके से हमारा वफाक को खतरा है। और आप सब ने मुझे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने मुझसे ये वादा करना है कि अगर हमारा वफाक खतरा में है
اگر ہمارا جمہوریت خطرہ میں آ جاتا ہے اور میں کال دیتا ہوں تو آپ نے ویسے ہی نکلنا ہے، ویسا ہی نکلنا ہے جیسے آپ نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں نکلا تھا. آپ نے ویسے ہی نکلنا ہے جیسے آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں نکلے، تاکہ ہم تمام سازشیں کو ناکام کروا سکے. اگر آپ میرے ساتھ ہو، ہم مل کے محنت کرتے ہیں، ہم مل کے جدوجہد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہمارا جمہوریت، ہمارا وفاق کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آج کل الزامات لگا رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے بھی شکایتیں ہیں. آئے اپروپریٹ فورم پہ، آئے ہمارے ساتھ بات چیت کر کے ان شکایتیں کو دور کرے. مگر ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی سیاست جھوٹ پہ کرے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. ایک تو اس الیکشن کیمپین میں سندھ بھر میں پاکستان پیپلز پارٹی پہ حملے ہوئے، میرے کارکن شہید ہوئے، اور اس کے باوجود دھاندلی کے الزامات ہم پہ لگتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کوشش کیا، ہمیں معلوم ہے کہ آپ نے کیسے کوشش کیا. میں نے تو الیکشن کے دوران کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تب بھی کہا تھا کہ آپ کی تمام کوشش ناکام ہوں گے. آپ کی کوشش ناکام ہونے کے باوجود جھوٹے الزام تراشی اور بالکل حقائق پہ مبنی جو نہیں ہے وہ باتیں کرنا، جیسے کوئی شخص ہے، کوئی صاحب ہے، وہ کہتا ہے کہ لڑکانہ میں وہ جیتا ہے، میں نہیں جیتا ہوں، اور میں نے دھاندلی کر کے اپنا شکست کو جیت میں تبدیل کیا ہے. اب کوئی اس صاحب سے پوچھے کہ کون سا پولنگ سٹیشن پہ آپ کا شکایت ہے. الیکشن کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو ان رائٹنگ اپنے شکایت بھیجے. کوئی اور سیاسی جماعت جو ہمارے مقابلہ کر رہے تھے ان کا کوئی شکایت نہیں تھا. انہوں نے الیکشن ڈے پہ شکایت نہیں کی، الیکشن مکمل ہونے پہ شکایت نہیں کی. 3-4 دن بعد ان کو یاد آتا ہے کہ دھاندلی ہوا ہے. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ جس صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا والد صاحب کو شہید محترمہ بینظیر بھٹو شکست دلواتی تھی. میں نے اب 2 دفعہ شکست دلوائے ہیں، لاکھ سے زیادہ لیڈ ہے. یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ ایک طرف اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں، اپنے آپ کو مولانا کہہ کے پھر اتنا ڈٹھائی سے جھوٹ بولنا مذاق ہے. دوسرا کوئی پیر صاحب ہے. اب یہ پیر صاحب کہہ رہا ہے کہ دھاندلی ہوا. آپ مجھے بتائیں کہاں دھاندلی ہوا پیر صاحب؟ میں تو آپ پہ عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، مگر حقائق یہ ہے کہ آپ کو ہم نے اب 2-3 بار شکست دلوایا ہے. اس سے پہلے آپ کا والد کو میرا والد اور والدہ شکست دلواتے تھے. آپ بتائیں ایک الیکشن کا نام لو جو صوبہ سندھ میں یہ پیر جو ہے، ایک الیکشن کا نام لو جو یہ جیتے ہیں. 2002 سے شروع کرتے ہیں،
2002 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती, मुशर्रफ का दौर था, आमर बैठा हुआ था, उसके बावजूद आप जीते। फिर इन्होंने जोर जबरदस्ती आपको हुकूमत नहीं बनाने दी। 2008 में इनके लिए धांधली किया गया, उनको धांधली के जरिए सीट दिलवाए गए, मगर फिर भी आप जीते। 2013 में इनको लॉन्च किया गया, तब भी उन्होंने पूरा कोशिश की धांधली करने का, वो ना कर सके, वो हारे। 2018 किसी को याद है कि 2018 में किस तरीके से उनको मदद करने की कोशिश किया गया? 2018 में भी वो शिकस्त, और आज उसके दरमियान में बल्दियाती इलेक्शंस में उनको शिकस्त, बाई इलेक्शंस को उनको शिकस्त। इलेक्शन के दौरान वो कैंपेन करने नहीं निकले, फिर भी उनको शिकस्त। और अब वो कहते हैं कि वो धांधली करके उनको हरवाया गया। अगर उनके पास सबूत है, वो सबूत लेकर आओ। आपके पास फॉर्म 45 है, पीर साहब के पास है, मौलाना साहब के पास है, तो हम धांधली में यकीन नहीं रखते हैं। आप लेकर आए वो फॉर्म 45। आप साबित करते हो तो आओ, साबित करो। मैं अगला दिन आपका मुकाबला करता हूं बाय इलेक्शन में, देखते हैं कैसे आप जीतते हो। वैसे मैंने 2 सीटें निकाले, वो 2 सीट निकाले तो एक को छोड़ना पड़ेगा। जब एक छोड़ता हूं, 6 महीनों बाद बाय इलेक्शन होगा, तो मैं जो शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो पीर साहब हो या मौलाना साहब हो, कि एक सीट तो मैं छोड़ रहा हूं ना, तो आए फिर वो छोड़ा हुआ सीट पे मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि आपका औकात क्या है। ये क्या असल में इनके दिमाग ये बड़ा बड़ा जलसे देख के समझते हैं कि इलेक्शन जीत सकते हैं। कोई उनको समझाए कि इलेक्शन करना, इलेक्शन जीतना और जलसा करवाने में बहुत बड़ा फर्क है भाई, बहुत बड़ा फर्क है। एक तो इन जलसे में, सबसे ज्यादा इनके जलसे में मदरसा के जो बच्चे हैं वो पहुंचते हैं। तो मदरसे के बच्चे देख के वो समझते हैं कि वो पूरा सिंध को फतह कर देंगे, वो पूरा पाकिस्तान को फतह कर देंगे। इलेक्शन डे जब आता है, उनको फिर अंदाजा होता है कि इन बच्चों के पास तो वोट ही नहीं है। दूसरी तरफ जो पीर साहब है, जो नस्लों से हमें इलेक्शंस हार रहे हैं, वो भी कभी कभार दीदार करवाता है तो उनके मुरीदें निकलते तो जरूर है, और वो भी इस गलतफहमी में होते हैं कि मेरे इतने सारे मुरीद हैं कि ऐसे ही मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। वही बात कि ये बात तो वो भूल जाते हैं। कल भी अगर पीर साहब उस जलसा में ना पीर जो ना मीर जो का नारा लगा देते हैं, लगाता जरा, तो वोट सिर्फ तीर जो, वोट बेनजीर जो का जवाब उनको मिलता। अब ये कहते हैं कि उनको कहा गया कि पीपी से इत्तेहाद करो। अब पता नहीं उनको किसने बताया, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि किसने मुझे बताया
کہ پیر صاحب کی جماعت سے اتحاد کرو. پیر صاحب کا اپنا بھائی صدر الدین شاہ صاحب نے مجھے کہا, خان صاحب وزیر اعظم تھا, میں کسی کے گھر گیا تھا ان کا عیادت کرنا, وہاں یہ پیر صاحب کا بھائی موجود تھا, اور وہ کہتا ہے مجھے کہ ہم تو ابھی آپ کے خلاف ہو, اینڈ میں آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. یہ کیا مطلب؟ اینڈ میں آپ کے ساتھ, اس کا مطلب یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے ملا جو ہے وہ ہر ڈویژن میں 1 سیٹ کا مطالبہ کر رہا تھا, اور پیر صاحب جو ہے وہ 10 سیٹیں کا مطالبہ کر رہا تھا. اب میرے جیالے جیت چکے ہیں, میں کہاں سے ڈھونڈ کے یہ سیٹ ان کو دلوا دوں؟ منع کیا, مقابلہ کیا, شکست دلوایا, اور وہ رونا رو رہے ہیں. میرے لوگ شہید ہوئے. کراچی سے عبد الرحمان پاکستان نیو کراچی میں ایک بچہ کو شہید کیا گیا. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں شراز اوان کو شہید کیا گیا. خیرپور سانگر میں عبد الملک مری کو شہید کیا گیا. میرپور خاص میں رضا کھوسو کو شہید کیا گیا. ایک آپ نے دیکھا جس طریقے سے میرا امیدوار پہ الیکشن سے پہلے انہوں نے گولیاں چلائے. مورو میں میرا کارکن جس کا نام بلاول زرداری تھا, اس کو شہید کیا گیا. ہمارے امیدواروں پہ حملے ہوئے. بلوچستان میں مستونگ میں بم کا حملہ ہوا, تربت میں گرینیڈ کا حملہ ہوا, بولان میں گرینیڈ کا حملہ ہوا, کوئٹہ میں گرینیڈ کا حملہ ہوا, خزدار میں گرینیڈ کا حملہ ہوا. حملہ ہم پہ ہوتے ہیں, دانلی ہمارے خلاف کیا جاتا ہے, اور پھر یہ لوگ جھوٹے الزامات لگانے کی کوشش کرتے ہیں. باقی پاکستان کا مجھے نہیں پتا, مگر جو سندھ حکومت بننے جا رہا ہے نا, وہ فارم 45 پہ کھڑا ہوا حکومت ہے. وہ دھانلی کے باوجود حکومت بننے جا رہا ہے. اب اگر یہ لوگ پاکستان سے سچے ہیں تو آئے اس نظام کی بہتری کے لیے. آپ کو یاد ہے ہم نے کتنا اس خان کو سمجھانے کی کوشش کیا, کتنے سمجھانے کی کوشش کیا کہ جمہوریت کو مضبوط کرو, پارلیمان میں آ کے اپنا کردار ادا کرو. وہ نہیں کرتا تھا. آج بھی ان کا جواب اتنا غیر سنجیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن جیت چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن وہ جیت چکے ہیں. جتنا ان کا سیٹس ہے ان کو وہ پورا طریقے سے ان کو وہ سیٹس دلوا دے, پھر بھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ کے بغیر حکومت نہیں بنا سکتے. اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے پاس آئے ہیں, ہمارے ووٹ مانگے ہیں, ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے. ان سے کوئی وزارتیں نہیں لیں گے, ان سے اپنا کوئی فائدہ نہیں. آپ کا فائدہ, عوام کا فائدہ, ہمارا جو اپنے بنیادی ایشوز ہیں ان پہ بات ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ہم انشور کریں گے کہ پاکستان میں جمہوریت بچے, ہمارا وفاق بچے. یہ جو پورے پاکستان میں یہ آگ پھیل رہا ہے, اس کو بچانے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو صدر کی جو
इलेक्शंस आ रहे हैं, उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा और इंशाअल्लाह ताला जब सदर जरदारी अपना ओहदा संभालता है तो वो इस आग को बुझा देगा, वो वफाक को बुझा देगा, वफाक को बचा देगा और आप सबका चारों सूबों का ख्याल रखेगा। एक बार फिर मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेलों का शुक्रगुजार हूं। अब जो आने वाले हुकूमत है, जो आने वाले हुकूमत अब बनने जा रहा है, खास तौर पे सिंध में, इस हुकूमत में अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम हुकूमत चलाएगी। जो मेहनत करते हैं अपने खून पसीने के, इनके लिए वोट दिलवाते हो आप, अब आप अपने फैसले करो। अब जो भी फैसला आपका है, बजट बनने से पहले मैं पूरा सिंध का कैबिनेट को कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जाए। खट्टा के फैसले करने से पहले खट्टा के अवाम से पूछे कि वो क्या स्कीम्स चाहते हैं, वो क्या काम चाहते हैं, ये खुद अपने मुस्तकबिल के फैसले करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसी तरीके से हम सिंध भर में मिलके हुकूमत संभालेंगे, मिलके इस सूबे के अवाम का काम करेंगे। जिए भुट्टो सदा जिए।